डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में भी कई तरह के एक्सचेंजेस हैं, कई तरह की छोटी छोटी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे एक ओटीसी मार्केट होती है, ओवर द काउंटर। बेसिकली ये काफ़ी कम रेगुलेटेड होती है, रेगुलेशंस इस पे भी होती है, पर एज़ कम्पेयर टू एक्सचेंजेस ये कम रेगुलेटेड मार्केट है। और यहाँ पे इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन होता है। दो काउंटर पार्टीज खुद आपस में नेगोशिएशन करते हैं। जैसे मान लो आप और मैं नेगोशिएट कर रहे हैं और हम खुद ही अपना ट्रेड जो है वो सेटल करेंगे। तो यहाँ पे एक जो चीज़ रहती है वो ये है कि यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होता है। यानी मान लो आप और मैं आज किसी चीज़ पे अग्री कर रहे हैं कि हम हम्म। दिस इन दिस स्टेट को ये गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे। इतना आप मुझे इतने पैसे दोगे उन गुड्स और सर्विसेज के बदले। ये आप और मैं नेगोशिएट कर रहे हैं। हो सकता है हम दोनों में से कोई एक उस दिन अग्री ना करे। तो ये रिस्क जो है यहाँ पे इसको काउंटर पार्टी रिस्क कहा जाता है, और ये ओटीसी मार्केट में होता ही है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं और बीच में कोई क्लियरिंग हाउस या कोई एक्सचेंज नहीं है। तो ये भी सभी के अंडर में आता है रेगुलेशन में? रेगुलेशन में तो सभी आते हैं, लेकिन हम्म। इसकी जो फंक्शनिंग है ओटीसी की, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आप और मैं चाह रहे हैं ना कि हम एक्सचेंज से हट के ट्रांजेक्शन करें, तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता। इसका कोई एक एग्जाम्पल? कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप और मैं ओवर द काउंटर मार्केट में करें, अब जैसे बॉन्ड्स हैं वो ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं। ओके। अगर हम एक्सचेंज के रूट से नहीं जाते हैं, हम किसी हम्म। अ, हम दो पार्टी मिलके खुद अपना कोई ट्रांजेक्शन कर लें, वो ओवर द काउंटर मार्केट ट्रांजेक्शन हो, सिक्योरिटीज को जैसे हम हम। बोल सकते हैं ग्रेन्स की अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मंडी वगैरह में होती है जो उसकी खरीद फरोख्त, तो नहीं, वो बोला बेसिकली जा सकता है इसमें ओटीसी में। आपके फॉरवर्ड्स वगैरह होते हैं, ग्रेन्स। चाहे ओके। फॉरवर्ड्स तो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ हम्म। हम कोई भी बेसिकली ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं ओटीसी मार्केट में। और अगर हम ओके। उन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो फिर वो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में आ जाता है, अगर आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो बेसिकली ओटीसी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप ग्रेन्स कह रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी में आ सकता है। बस जो डिफरेंस है, जो अभी यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पे दो काउंटर पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, बीच में कोई क्लियरिंग हाउस या एक्सचेंज नहीं है। इसीलिए इसको ओवर द काउंटर मार्केट बोला जाता है। अब हम एक्सचेंज को अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस इक्वेशन में, अगर एक्सचेंज बीच में आ जाता है तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट फिर हम उसको बोलेंगे, क्योंकि अब एक्सचेंज है वहाँ। तो अगर आप फॉरवर्ड से निकल के फ्यूचर्स में आ जाते हो, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स बेसिकली सेम ही है। एक एक्सचेंज ट्रेडेड है और एक ओटीसी है। तो अगर आप एक्सचेंज में आ जाते हो तो फिर आप यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आप करते रहते हो, आपने खुद किए हैं ट्रांजेक्शन, ये सारे एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन हैं। जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन है। एनएससी बीएससी आपको पता है वो बीच में रहते ही हैं। ओके। तो ये डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें जो पॉइंट ध्यान देने वाला है ये है कि यहाँ पे एक क्लियरिंग हाउस होता है, और क्लियरिंग हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करें। ये क्लियरिंग हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर मान लो एज अ बायर आपको शेयर्स मिलने हैं या आपको कोई कमोडिटी मिलनी है, तो एक्सचेंज के थ्रू अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो क्लियरिंग हाउस गारंटी लेता है कि उस दिन आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑब्लिगेशन आपकी तरफ बनती है, वो फुलफिल की जाएगी। तो बेसिकली आपके लिए काउंटर पार्टी खुद क्लियरिंग हाउस बन गया।
सिमिलरली ओके। आपने उन शेयर्स के बदले जो पैसा देना है वो उस थर्ड पर्सन को भी मिल जाए जिसने आपको शेयर्स बेचे हैं, इसकी गारंटी भी क्लियरिंग हाउस लेता है। क्लियरिंग हाउस रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस इंसान को पैसे भी दिलवा दे। तो बेसिकली दो, ओके। आप दोनों पार्टीज के लिए जो बीच में काउंटर पार्टी बन गई है, अब आप दोनों एक दूसरे की काउंटर पार्टी नहीं हो। हम्म। मान लो आप और मैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप और मैं अब काउंटर पार्टी नहीं है। मेरे लिए काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस है, आपके लिए भी काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस है। तो ये एक इसमें डिफरेंस है। और बाकी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, दो दो लाइन मेंशन है, तो जब इनको डिटेल में अगर आगे पढ़ेंगे तब फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मार्केट में ओटीसी एक मार्केट है जहाँ एक्सचेंज नहीं होता, कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता। और एक आपका मार्केट है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, जो कि ज़्यादा सेफ है। हम्म। ट्रेडिंग, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग अगर आप कर रहे हो किसी भी सिक्योरिटी में, तो वो आप उसको ट्रेडिंग बोल सकते हो। इस पे भी ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अब क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया क्लियरिंग और सेटलमेंट जो है ये पहले तो आपको पता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में होगा। और ये पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। पोस्ट ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि आपने ट्रेडिंग कर ली, बाइंग और सेलिंग कर ली एक्सचेंज में, अब वो सेटलमेंट होना है। सेटलमेंट क्या होता है आपको पता है कि 2 दिन बाद शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं अगर आपने आज उनको बाय किए है तो। T+2। हाँ, और जिस इंसान ने उनको शेयर्स को बेचा है उसको पैसा भी 2 दिन बाद मिलेगा। ये जो हम्म। क्लियरिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद की एक्टिविटी है। ट्रेड आप आज करते हो लेकिन उसका सेटलमेंट 2 दिन बाद होता है। पैसा मेरे अकाउंट में जो भी आपको P&L, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको 2 दिन बाद नजर आते हैं, दिख जाएगा आपको, लेकिन वो फंड्स आपके अकाउंट में 2 दिन बाद आते हैं। या शेयर आपने बेचा तो उसको आपके डीमैट से क्लियर होने, सेटल होने में 2 दिन लगते हैं। तो बेसिकली क्लियरिंग क्या है, अगर क्लियरिंग को मैं डिस्कस करूं तो क्लियरिंग है जब आपकी क्या लाइबिलिटी बन रही है, आपने ट्रांजेक्शन की है, या क्या आपको वहां से मिलना क्या है। मान लो आपने बेचा है तो आपको उसके बदले पैसा कितना, फंड्स कितने मिलने हैं, या आप किस चीज़ के लिए लायबल हो। मान लो आपने खरीदा है तो आप लायबल हो कि आपने पेमेंट करनी है उसकी। तो ये जो डिसाइड होता है कि किसकी कितनी लाइबिलिटी है, किसको क्या क्या ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, ये क्लियरिंग का प्रोसेस है। और सेटलमेंट का जो प्रोसेस आपका है वो है कि फाइनली जब ये डिसाइड हो जाता है कि किसकी क्या लाइबिलिटी है, किसको कितना बेनिफिट मिलना है, तो जब उसका फाइनल सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट की एक्टिविटी। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियरिंग में हम डिसाइड करते हैं किसकी कितनी लाइबिलिटी है, क्या बेनिफिट किसको मिलना है, और सेटलमेंट में हम वो एक्चुअल सेटलमेंट करते हैं। तो ये दोनों ओके। प्रोसेस को मिला के आपको पता है कि 2 दिन के आसपास लगता है, 2 वर्किंग डेज है ना। आज आपने ट्रांजेक्शन किया तो 2 दिन लगते हैं यूजुअली सेटल होने में। कुछ कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका T+1 सेटलमेंट हो सकता है, पर यूजुअली जो हम देखते हैं वो T+2 का है। क्योंकि आप ट्रांजैक्शन जो करते हो वो आप ब्रोकर के थ्रू करते हो, ब्रोकर के पोर्टल से आप एक्सचेंज पे करते हो वो ट्रांजैक्शन। तो जो क्लियरिंग हाउस होता है, जब वो ये क्लियरिंग हाउस को जब पता चल जाता है कि इसकी कितनी लाइबिलिटी बन रही है या किसको कितना बेनिफिट ट्रांसफ़र करने हैं, जब ये क्लियरिंग हाउस कैलकुलेट कर लेता है तो वो ब्रोकर को जो है नोटिफाई कर देता है कि इतना इतना आपको क्लाइंट से लेने हैं, इतने पैसे आपको क्लाइंट से लेने हैं, या आपको ये शेयर्स उससे लेने हैं। अगर ये चीज़ टाइमली नहीं होती है, यानी अगर आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने हो टाइमली नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या शेयर्स ट्रांसफ़र करने हो टाइमली नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो फिर पेनल्टी लगाई जाती है। क्लियरिंग हाउस पेनल्टी लगाता है। तो वो ओके। आपके ब्रोकर पे पेनल्टी लगाएगा कि उसने क्यों नहीं टाइमली आपके अकाउंट से फंड्स को कलेक्ट किया। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स हैं उसमें ज़्यादा सेफली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ज़्यादा गारंटी है कि हम्म। ट्रांजेक्शन स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा।
और जो ओटीसी है उसमें ये सारा कोई भी फीचर उस ओटीसी मार्केट में नहीं होते। ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट का। और रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, आपको पता है जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो आपसे एक मार्जिन ली जाती है। आपने देखा होगा जैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग हम्म। फैसिलिटी यूज़ करोगे तो आपको कुछ हाँ। इनिशियल मार्जिन देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि अगर उस दिन प्राइस की मूवमेंट आपके अगेंस्ट हो तो आपसे आपसे मिनिमम रिकवर करने के लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। तो ताकि आपसे ब्रोकर मिनिमम फंड्स जो उसको उस दिन कलेक्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने मान लो शेयर्स बाय किए थे, उनकी वैल्यू कम हो गई, आप अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाओ, इसलिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो वही बेसिकली आपका इनिशियल मार्जिन है। और ये सब क्योंकि आपको पता है कि क्लियरिंग हाउस के थ्रू होती हैं ये चीज़ें, तो ये कैलकुलेशन जो हम्म। है वैल्यू एट रिस्क के अकॉर्डिंग होती है। वार करके एक ये एक फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि इनिशियल मार्जिन इस स्टॉक में कितनी होनी चाहिए। ओके। तो मैं रुकता इसलिए हूँ बीच बीच में क्योंकि मैं ये सोच रहा होता हूँ कि कितना उसमें बताऊँ कितना ना बताऊँ, क्योंकि वीआर खुद में और रिस्क मैनेजमेंट खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। काफी बड़ा टॉपिक है, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ जैसे फ्यूचर्स भी होता है। अगर आप फ्यूचर्स में हम्म। भी ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एमटीएम मार्क टू मार्केट एक फीचर होता है फ्यूचर्स की मार्केट में। यानी डेली हम्म। बेसिस पे आपके सेटलमेंट होने चाहिए। डेली बेसिस पे सेटलमेंट होने चाहिए मतलब डेली जब मार्केट क्लोज होता है तो आपका जो भी पी एंड एल सिचुएशन है, मान लो आपको लॉस हो रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने चाहिए। अगर आपको गेन हो रहा है तो ओके। आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने चाहिए। तो इसके लिए मार्क टू मार्केट जो फैसिलिटी है उसके लिए वो पैसे ट्रांसफ़र हो सके आपके अकाउंट में या आपके अकाउंट से, इसलिए एमटीएम मार्जिन भी मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह के बहुत ओके। सारे मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन हो गया, एमटीएम मार्जिन हो गया। इनिशियल मार्जिन तो वो है जो आप ट्रेड इनिशिएशन पे हम्म। अपने अकाउंट में मेंटेन करते हो, जो भी हो 20% 30%, वो भी स्टॉक की अल्टीमेटली वॉलिटिलिटी पे डिपेंड करता है या इंस्ट्रूमेंट की वॉलिटिलिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका इनिशियल मार्जिन मार्जिन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। और ओके। सिमिलरली काफ़ी लंबे चौड़े कैलकुलेशन करके फिर आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन भी पता चलता है। वो भी वॉलेटिलिटी बेस्ड है। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाया जा सकता है। पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में किया जाता है। कैसे किया जाता है? वाया कलेक्शन ऑफ मार्जिन्स। आपसे ओके। कई तरह की मार्जिन रखवाई जाती है ताकि रिस्क जो है वो मैनेज हो पाए। कौन अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं? क्लियरिंग हाउस। क्योंकि क्लियरिंग हाउस इज लाइबल। क्लियरिंग हाउस इज द काउंटर पार्टी टू ऑल द पार्टीज। जो भी पार्टी उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए काउंटर पार्टी जो है वो क्लियरिंग हाउस है। और क्लियरिंग ओके। हाउस अपना रिस्क जो है मेंटेन करने के लिए, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ये ओके। सारी मार्जिन्स आपके ऊपर लगाता है कि आपको ये मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर पाओगे। ये आपको एमटीएम मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेगी तभी आप ट्रांजेक्शन में बने रह पाओगे। तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर यहाँ पे उतना नेसेसरी अभी नहीं है। अब हम आ जाते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज पे। तो मार्केट इंटरमीडियरीज में आपको पता है पहले तो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ हम्म। पे सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ब्रोकर तो खाली आपका जो ऑर्डर है उसको फॉरवर्ड करता है, पर वो ऑर्डर अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? एक्सचेंजेस में। एक्सचेंज। एक्सचेंजेस फिर क्लियरिंग हाउस को नोटिफाई करते हैं। फिर बाद में आपको पता है पोस्ट ट्रेडिंग वही क्लियरिंग और सेटलमेंट एक्टिविटीज का होती प्रोसेस। हाँ, हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एग्जैक्टली। हाँ, बीएससी एनएससी हम सबको पता है।
जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वही एक्सचेंज होता है। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? अब डिपॉजिटरीज बेसिकली वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल में आपके जो शेयर्स हैं या जो सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टोर होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, इसीलिए इसका नाम डिपॉजिटरी है। और इंडिया में अभी हमारे पास दो डिपॉजिटरीज हैं, सी डी एस एल और एन एस डी एल। आपको पता है, आपने तो सी डी एस हाँ। एल के स्टॉक भी लिए हैं। तो ये डिपॉजिटरीज बेसिकली ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होल्डिंग्स पड़ी हैं वो एक्चुअल में स्टोर होती हैं, उनका रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। आपको जो अपने ब्रोकर पोर्टल पे दिखता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट पोर्टल पे जो दिखता है, वो सिर्फ आपके कस्टमर लेवल रिकॉर्ड है, लेकिन जो एक्चुअल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं वो डिपॉजिटरीज में हो रहा है। आपके एक्चुअल स्टॉक आपके खुद के अकाउंट में नहीं पड़े हुए, वो डिपॉजिटरीज में। इसीलिए आप हर साल डिपॉजिटरी को फीस भी देते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक अकाउंट वहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं जिसमें आपके स्टॉक जो हैं वो हम्म। पड़े हुए हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली डिपॉजिटरी से आपका कनेक्शन क्या है? आप कभी गए हो डिपॉजिटरी तक शेयर्स को देने के लिए, डिलीवर करने के लिए? नहीं गए हो, नहीं। जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रोकर ही एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट कर रहा है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, इन्होंने ये शेयर्स परचेज किए थे, ये इनके अकाउंट में हैं, और आप अपने रिकॉर्ड्स वहाँ पे डिपॉजिटरी में भी अपडेट कर दो। तो उनके वो वहाँ पे जो आपका जो जो आपका कनेक्शन है डिपॉजिटरी से, वो आपका डीपी होता है बेसिकली, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और आप अगर अपने ओके। अकाउंट को भी खोल के देखोगे आईसीआईसी डायरेक्ट के, तो उसमें आपको एक हम्म। डीपी आईडी दिखेगी। वो ओके। सबकी हाँ। अपनी इंडिविजुअल डीपी आईडी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है। तो हम्म। बेसिकली ब्रोकर ही एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट कर रहा है, और वो एक एजेंट है डिपॉजिटरी का। ब्रोकर कई तरह के काम करता है। हम्म। ब्रोकर सिर्फ आपको वो पोर्टल प्रोवाइड नहीं करता, उसके अलावा भी उसके कुछ काम हैं। ट्रेडिंग मेंबर भी होता ओके। है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होता है। तो वो बेसिकली आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिपॉजिटरी को रेगुलरली अपडेटेड रखता है, और डिपॉजिटरी फिर आपके अकाउंट को वहाँ पे मेंटेन रखती है कि उसमें कौन से शेयर्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। ओके। ट्रेडिंग मेंबर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स भी आपका स्टॉक ब्रोकर ही होता है। स्टॉक ब्रोकर आपके बिहाफ पे भी ट्रेड कर सकता है, हम्म। और आप खुद भी उसके पोर्टल पे जाके खुद ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो पहले आपने देखा होगा, जैसे फ़ोन पे आप ब्रोकर को बोलते थे तो वो आपके बिहाफ पे भी ट्रांजैक्शन कर देता था, पर आजकल इतना इजी है कि आप खुद ही मोबाइल से ऐप में लॉगिन करके खुद ही ऑर्डर बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली जो ब्रोकर होता है वो एक ट्रेडिंग मेंबर होता है, और वो फैसिलिटेट करता है जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं उनको ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने में। ओके। क्योंकि आप डायरेक्टली जाके तो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हो, आपको जाना तो वाया हम्म। ब्रोकर ही पड़ेगा। मैं इसमें ये देखता रहता हूँ कि इसमें क्या एक्सेस इन्फॉर्मेशन है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाइड रखते हुए चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लैंग्वेज मतलब कंफ्यूज भी कर सकती है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दे फैसिलिटेट बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जो हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ब्रोकर कुछ भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है। एक्चुअली इस ओके। चैप्टर की प्रॉब्लम ही ये है कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3, वो थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग है। ओके। अब जैसे ब्रोकर होता है या ट्रेडिंग मेंबर होता है, ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर तो सेम ही है। जैसे हम्म। ब्रोकर होता है वैसे ही सब ब्रोकर होता है, क्योंकि ब्रोकर तो वो कंपनी है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। हम्म। अब वो तो खुद जाएगी नहीं किसी से बात करने, तो जाएगा तो कोई इंसान ही। अगर आपके पास कोई आएगा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर लो बोलने के लिए, तो वो कंपनी तो उठ के आएगी नहीं। कोई एम्प्लॉय आएगा या
कोई सब ब्रोकर आएगा, तो कंपनी ओके। जो ब्रोकर है उसको जब अपनी रीच बढ़ानी होती है तो वो सब ब्रोकर्स हायर करता है। तो अभी तो सब ब्रोकर नहीं होते हैं, क्योंकि सेबी ने बोला था कि 2019 में मेरे ख्याल से कि अब ये सब ब्रोकरशिप मॉडल ख़त्म करना है, और जितने भी सब ब्रोकर्स हैं वो उनको माइग्रेट करना है, उनको ऑथराइज्ड पर्सन बनना है। तो उस अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो एपी बन पाएंगे, वरना कुछ लोग मतलब अब वो एज अ सब ब्रोकर तो काम नहीं कर पाएंगे। ओके। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन है ब्रोकर का, क्योंकि ब्रोकर को अपनी रीच बढ़ानी है तो वो सब ब्रोकर्स हायर करते हैं। मेजरली वो बायर्स एंड सेलर्स को असिस्ट करने के लिए होते थे सब ब्रोकर्स। ब्रोकर जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है, या ब्रोकर जो भी काम करता है, वो खुद तो जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रोकर तो वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास। तो जाएंगे तो सब ब्रोकर्स जाएंगे, सब ब्रोकर्स ही लोगों से मिलेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे और उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो रीच बढ़ाने के लिए बेसिकली अपनी ब्रोकर्स जो थे वो सब ब्रोकर्स को हायर करते थे। ओके। ब्रोकर्स क्लाइंट अकाउंट में आपको पता है जैसे ऑथराइज पर्सन हो गए, ये क्लाइंट अकाउंट में तो ट्रेड कर ही सकते हैं। मैं आपको पता है मैं खुद ऑथराइज पर्सन हूँ आईसीआईसी डायरेक्ट में। जो एपीज होते हैं वो क्लाइंट अकाउंट में तो ट्रेडिंग कर ही सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, पर अपने लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं ब्रोकर्स की बात करूं तो ब्रोकर्स क्लाइंट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और वो खुद के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जो खुद के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसको हम प्रोप्राइटरी ट्रेड्स बोलते हैं। वो अपने ही बिहाफ पे कर रहे हैं, अपने ही फंड से कर रहे हैं। ये डिफरेंस आपको समझ आया? जब ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर क्लाइंट के लिए ट्रेड करेगा वो तो नॉर्मल ट्रेड है, पर जब खुद नॉर्मल के लिए ट्रेड ट्रेड करेगा अपने फंड से तो वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती है। होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मुझे ये तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा टेस्टेबल है, पर हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से ही समझ लें। एग्जैक्टली। और ब्रोकर्स काम करते क्यों हैं? ब्रोकरेज अर्न करने के लिए, क्योंकि जो कमीशन उनको मिलती है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वो फ्री में ब्रोकरेज तो काम बोलते कर हैं। नहीं रहे हैं उन्होंने। अगर आप सोचो, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या ये सब चीज़ें सोचोगे कि ट्रेड लेने में तो यार खर्चा भी होता है। पर ब्रोकर जो बैठा है उसने इतना बड़ा पोर्टल बनाया है, इतने एम्प्लॉयज़ को हायर किए है, इतनी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर सकते। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने लगेगा तो ये बिजनेस मॉडल उसका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और वही वही उनकी अर्निंग होती है। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑथराइज्ड पर्सन में, जो कि हम खुद हैं। ट्रेड नेम हमारा प्राइम मेटल कैपिटल है, और हम खुद एज एपी एसोसिएटेड हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। Authorized person is any person, individual, partnership firm, LLP, or body corporate who is appointed by a stockbroker or trading member as an agent to reach out to the investors scattered across the country. ये इसकी डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस पे आपको पता है अपनी रीच बढ़ाने के लिए ब्रोकरों ने सब ब्रोकर्स या ऑथराइज पर्सनस को हायर किया। SEBI had earlier allowed spread of sub-brokership as well as AP's network to expand the brokers network. However, SEBI board in its meeting held on June 21st, 2018 decided that sub-brokers as an intermediary shall cease to exist with effect from April 1st, 2019. All existing sub brokers would migrate to become APs or trading members if the sub brokers meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange bylaws and SEBI regulations and by complying with these regulations. हमें समझ आ रहे हैं क्या लिखा है? पहले सब ब्रोकर्स होते थे,
फिर उनको सेबी की रेगुलेशन आई 2019 में और उनको माइग्रेट करना पड़ा, उनको एपी बनना पड़ा अगर वो एलिजिबिलिटी मीट करते थे तो, वरना उनको सब ब्रोकरशिप छोड़ के कोई और काम करना पड़ेगा। सब ब्रोकरशिप तो बंद हो गई, तो अब एपी ही होते हैं, अब सब ब्रोकर्स नहीं होते।